कब्जा दिलाने का काम नहीं किया गया। कहते हैं होगा वही जो होगा सही, लेकिन मैं जहां तक महसूस करता हूं कि आज के जो हालात हैं, होगा वही जो होगा गलत। शायद इस रास्ते पर चलने का काम माननीय विधायक जी ने शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के जो सांड हैं वो आपकी खेती चल रहे हैं, और कुछ लोगों को दूसरे सांड भी दिखाई देते होंगे। भाजपा के दो सांड हैं, एक आंख की खेती चल रहे हैं और एक दूसरे तरीके का अंगोछा डाल के थाना कचहरी अस्पताल में गरीब की जेब चल रहे हैं। उन दोनों सांडों को अगर कोई इलाज कर सकता है तो समाजवादी पार्टी इलाज कर सकती है। तो इसलिए हम अगर समाजवादी विचारधारा किसी के जीवन से निकल के आई है तो प्रभु राम के जीवन से निकल के आई है, आरएसएस के जीवन से निकल के नहीं आई। आरएसएस का रास्ता भगवान पीछे छिप रहे हैं तो तुरंत कह देते थे कि ये रामद्रोही है। और हमारे धर्म में सबसे ज्यादा सम्मान किसका है? शंकराचार्य लोगों का। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में अगर कोई विध विधान, तिथि, शुभ अशुभ अगर हमको लोगों को या किसी को जानना होता है तो वो शंकराचार्य से पूछता है कि कब क्या करना है। देश के चारों शंकराचार्य इस घड़ी अधूरे मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ बोल चुके हैं। लेकिन हम तो धन्य हैं, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल। हम लोग अगर इससे पहले कोई बीजेपी पर सवाल खड़ा करते थे तो बीजेपी का आईटी सेल हम लोगों के खिलाफ, हमारे नेता के खिलाफ या विपक्ष का कोई भी नेता हो उसके खिलाफ अपमानजनक शब्द प्रयोग करते थे। ये पहली बार हम लोग जान पाए हैं कि इन आईटी सेल, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने चारों शंकराचार्यों के खिलाफ किस किस तरीके के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। आप सोचिए किस तरीके के ये लोग राम भक्त हैं। और हम एक बात कहते हैं, हमेशा अपने बुजुर्गों से सुना है कि जो राजनीतिक व्यक्ति धर्म के आड़ पे छिपने लगे, जो धर्म के नाम पर राजनीति करने लगे, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं अधर्मी है। तो देखिए लड़ाई कहां है? चार शंकराचार्य एक तरफ और एक चुनावाचार्य वो एक तरफ है। समझ गए ना चुनावाचार्य कौन है? अब बताइए, आप शंकराचार्य की बात नहीं मान रहे हैं। ये तो बस नहीं चल रहा उनका, नहीं तो ये कह देते कि ये चारों शंकराचार्य हिंदू विरोधी हैं। और जब खाद डालता है, बीज डालता है और जब फसल तैयार होने वाली होती है तो वो उसके आंखों में सपने गा जाते हैं। वो सोचता है इस फसल कटने के बाद मैं अपनी बेटी के हाथ पीले करूंगा, इस फसल कटने के बाद मैं अपने बच्चे की फीस भरूंगा, इस फसल को कटने के बाद मैं अपनी बहन के हाथ पीले करूंगा। मगर जब उसी फसल को एक रात में जब ये जानवर चट कर जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में रोज सैकड़ों किसान फांसी के फंदे पे झूल जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी बहन का ब्याह नहीं कर पाएंगे, अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पाएंगे। मैं नहीं कहूंगा बड़ी बड़ी बातें, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, मगर आपके हक और हुकूक पे डाका डाला जा रहा है। उस दिन मेरे बेटे ने कहा कि पापा मैं चाहता हूं IIM से MBA करने के लिए, मगर मेरे बेटे ने दबी जुबान से एक बात कही कि पापा 30 लाख रुपए फीस है। बताओ, सामने बैठे लोग बताओ, आप अपने पेट का रोटी पेट काट काट करके अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, और ऐसा नहीं है कि जो बड़े बड़े लोग हैं उन्हीं के घर के बच्चे सिर्फ कलेक्टर और कप्तान बनते
लाल बहादुर शास्त्री जैसा नेता नहीं बन सकता था फिर। अब बताओ, आपका बच्चा अगर चाहता होगा कि हम MBA कर लें, हम अच्छी नौकरी कर लें, हम अपने माँ बाप का सहारा बन जाएं, हम अपने माँ बाप के लिए शहर में पक्का मकान बनाते, हम अपनी बहन की शादी करें, हम अपने भाइयों को पढ़ाएं, बताओ 30 लाख कहां से लाओगे? ला पाओगे? बताओ। त्रिवेदी जी हमारे मित्र हैं, पत्रकार हैं। बताओ त्रिवेदी जी, अगर आपका बेटा भी IIM करना चाहता होगा MBA, तो 30 लाख लाने के लिए आपको भी घर की खेती बेचनी पड़ेगी। और जरूरी नहीं है कि MBA कराने के बाद आपका बेटा नौकरी पा जाए। बताओ नौजवानों, तुम्हारे हक पे डाका डाला जा रहा है कि नहीं? डाला जा रहा है कि नहीं? तो बताओ, जिसके पास करोड़ों रुपए होंगे उसी का बेटा IIM पढ़ने जाएगा। हमारे रामलाल चाचा और शिवमंगल चाचा का बेटा कभी IIM में 30 लाख रुपया फीस देके कभी MBA नहीं कर पाएगा। ये किसने बनाया नियम? नौकरी मिलती, लेकिन उन्होंने जो रोजगार दिया है वो शायद हिंदुस्तान के कम से कम 100 करोड़ लोगों को देने का काम किया है। और वो रोजगार कौन सा है कि जा करके अपने खेतों को बचाने का काम करें, दूसरी बात न कर सकें, केवल अपनी फसलें बचाने का काम करें। ये रोजगार मोदी सरकार ने देने का काम किया। याद होगा जब सरकार बनी, जब भी चुनाव आए, चाहे वो हिंदुस्तान का चुनाव लोकसभा का रहा हो, चाहे विधानसभा का चुनाव रहा हो, एक नारा दिया था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान। जरा विचार करना कि साथ किन लोगों को देने का काम किया है, साथ उन लोगों को देने का काम किया है, या तो विजय माल्या का साथ देने का काम किया या नीरव मोदी का साथ देने का काम किया, जिन्होंने इस देश का लिस्ट उठा करके देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान की सरकार में बैठे हुए वित्त मंत्री का बयान है कि हिंदुस्तान के ऐसे 31 लोग हैं जिन लोगों ने हिंदुस्तान का खरबों रुपया लेकर के ये देश छोड़ करके विदेशों में जाकर के रहने का काम किया, और हिंदुस्तान का जो अपने को चौकीदार कहता था, शायद उन 31 लोगों में एक भी आदमी को लाने का काम नहीं कर सका। किसान भाइयों से मैं कहता हूं, सुनील जी ने उस बात का जिक्र किया था आय दुगनी करने का। आय तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन एक चीज जरूर हुई कि जो यूरिया की बोरी 50 किलो की हुआ करती थी, उसको घटा करके पहले 45 रुपए की 45 किलो की करने का काम किया। और अभी हाल में देखा होगा, कीमत खाद की वही होगी और उसमें 5 किलो खाद की कटौती करके 40 किलो की बोरी करने का काम हिंदुस्तान की हुकूमत में बैठे हुए लोगों ने किया है। मैं आप लोगों से केवल यही कहूंगा कि एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा झूठ लेकर के, झूठ बोल करके आपसे वोट लेने का काम किया है। याद होगा जिस समय 2019 में चुनाव हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल बना था। उस समय उन्होंने सीमा पर 40 जवानों की शहादत करा करके, उनको मरवा करके और उनकी लाशों पर राजनीति करके और हिंदुस्तान का चुनाव लड़ने का काम किया था। मैं नहीं बात करना चाहता राम की, लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि चाहे वो हिंदू धर्म के लोग सारे शंकराचार्यों को मानने का काम करते होंगे, ये राम का नाम लेने वाले लोग, राम के नाम पर वोट लेने वाले लोग, जरा इनसे एक सवाल करना, जब चारों शंकराचार्य जो देश के हैं वो ये कह रहे हैं कि वो जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, वो प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल उस दल के लोगों ने, उस दल के नेताओं ने, चाहे हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी रहे हो जो इस दुनिया में नहीं है, चाहे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो,
कि उन्होंने जो वादे आपसे किए हमेशा उन वादों को पूरा करने का काम किया है। और जब इस क्षेत्र का सवाल उठता है तो साथियों मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, अपने पत्रकार मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि कभी कभी सच्चाई भी बताने का काम किया करो। ये नहीं कि जो विधायक कह दे केवल उतना ही सही है। एक सवाल करना उस व्यक्ति से कि लगभग 6.5 साल हो गए इस क्षेत्र का नेतृत्व संभाले हुए, आज क्या हो रहा है इस क्षेत्र में? या तो गरीबों की जमीनों पर कब्जा कराने का काम किया जा रहा है, या जिन लोगों के 5 साल पहले 6 साल पहले जिन गरीबों को आवंटन किए गए 5-6 साल के अंदर, मास्टर रजनीश वर्मा जी ने कहा कि एक समय वो था जब समाजवादी पार्टी के लोग आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया करते थे। ये सही है मास्टर, लेकिन आपने भी देखा होगा, आप भी सारे लोगों से जुड़े रहते होंगे, चुनाव के बाद एक ऐसा माहौल बना कि लगता था कि केवल भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरा इस क्षेत्र में कोई बचा नहीं है। जिसको देखो वो जाता था, चला जा रहा, कहीं बाबा के यहां हुजूरी करने के लिए, कहीं विधायक के यहां हुजूरी करने के लिए। शायद लोगों को ये मालूम नहीं था कि वो चाहे जहां जाए उनको इंसाफ मिलने वाला नहीं है, और जो हालात हैं शायद छुपे नहीं होंगे। मुझे भी 20 साल इस क्षेत्र का नेतृत्व करने का मौका मिला था। मैंने प्रयास किया था कि चाहे जिस दल का व्यक्ति रहा हो, चाहे जिस जात का व्यक्ति रहा हो, किसी के साथ अन्याय न होने पावे, कहीं लूट न होने पावे। लेकिन आज हमारे एक साथी ने जिक्र किया था प्रधानों का, आज क्या हालत है? केवल समाजवादी पार्टी का ही प्रधान नहीं, भारतीय जनता पार्टी से जो प्रधान जुड़े हुए थे या जो आज भी जुड़े हुए हैं, शायद एक फरमान जारी होता है कि 5% पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कमीशन चाहिए, प्रधान कहां से देगा, कर्मचारी कहां से देगा? अगर वो लूट करके ही शायद उनको हिस्सा देने का काम करेगा। तो मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अगर अन्याय और अत्याचार समाप्त न हुआ, अगर लूटखोरी बंद न हुई, हमने मास्टर साहब कई प्रधानों से कहा कि आइए इकट्ठा होइए, मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा, तो लोग कहते हैं थोड़े दिन समय काट लीजिए। लोग हमसे कहते हैं कि हमको थोड़े दिन समय काट लीजिए। लड़ाई लड़ने के लिए विधायक रहते हुए भी न रहते हुए भी जहां भी जरूरत पड़ी, हमने हमेशा संघर्ष का सहारा लेकर के क्षेत्र के लोगों के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया है। और विश्वास दिलाना चाहता हूं आप सारे साथियों को कि जहां भी जरूरत पड़ेगी, अन्याय और अत्याचार होगा। मैं इसलिए नहीं कि मैं विधायक बनने के लिए इस क्षेत्र में राजनीति कर रहा हूं, विधायक 4 बार रह चुका हूं। आज जब मैंने शुरुआत की थी राजनीति की, पूर्व विधानसभा में जब मैंने चुनाव के पहले जब मैंने शुरुआत की थी, तो शायद मुझे यह भी नहीं मालूम था कि हो सकता मुझे चुनाव लड़ना पड़े या मैं क्षेत्र का विधायक बनूं। लेकिन उस समय जब अन्याय और अत्याचार इस क्षेत्र में चरम पे था कि पीड़ित व्यक्ति जब थाने जाता था तो उसकी नहीं सुनी जाती थी, जेल की शिक्षों के अंदर वो जाता था और प्रताड़ना करने वाले व्यक्ति को थाना अध्यक्ष बैठा करके चाय पिलाने का काम करता था। उस समय मैंने इस क्षेत्र में अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का रास्ता चुना था।